आदाब और नमस्कार। ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात और गाजा में मातम। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुलाकात के दौरान एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया जिसमें फिलिस्तीनियों को जबरन उनके वतन से बाहर निकालने की बात की गई, लेकिन वहीं दूसरी ओर गाजा की जमीन लाल हो गई। बीबीसी, अल जजीरा और अन्य स्रोतों के हवाले से इजरायली हमले में सोमवार को 60 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। कतर में संघर्ष विराम की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 57,523 लोग शहीद हो चुके हैं और 136,617 घायल हैं। हर एक आंकड़ा एक घर का उजड़ना है। एक मां की ममता, एक पिता की उम्मीद, एक बच्चे की मुस्कान। दूसरी खबर गज़ से आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जमीन पर हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गाजा में एक हालिया मुठभेड़ में इजरायली सेना की 4 यूनिटें एक सुनियोजित हमले का निशाना बनी। इस हमले में कई सैनिकों के हताहत होने की खबर है और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी ली है। इसके बाद संगठन के प्रवक्ता अबू उबायदा ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान में कहा कि जो सैनिक गाजा में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं। इस घटना की पुष्टि इजरायली मीडिया के कुछ हिस्सों ने भी की है और कहा गया है कि नुकसान असाधारण है। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं और आने वाले कुछ दिन बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। दूसरी खबर, अल अक्सा मस्जिद पर हमला और यमन में खतरा। आज फिर इजरायली बसने वालों ने इजरायली पुलिस की मदद से अल अक्सा मस्जिद परिसर पर धावा बोला। ये वही जगह है जो सिर्फ एक इमारत नहीं, करोड़ों मुसलमानों की रूह का हिस्सा है। हर दिन वहां जाना, वहां अनुष्ठान करना एक उकसावे की रणनीति बन गई है। व्हाइट हाउस में 2 महान नेताओं की मुलाकात, शांति को लेकर उनकी सोच आप इन बयानों से समझ सकते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जिन पर आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया। जब ट्रंप से 2 राष्ट्र समाधान पर सवाल हुआ तो बोले, मुझे नहीं पता, बीबी से पूछो। इस सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हारे पास दुनिया का सबसे महान आदमी है। आप खुद तय कीजिए, क्या ये शांति की बात है या एक विडंबना। दूसरी ओर यमन में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक और जहाज को रॉकेट ग्रेनेड से निशाना बनाया। लगातार दूसरे दिन यह संघर्ष अब सिर्फ हथियारों का नहीं, जमीर और इंसानियत का भी हो चला है। डोनेट्स्क पर रूस का हमला। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। कोस्त्यांतिनिवका शहर में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि पास के ड्रुशकीवका कस्बे में एक और व्यक्ति की जान गई है। डोनेट्स्क के गवर्नर वादिम फिलाश्किन ने मोर्चे के इलाकों में रह रहे लोगों से अपील की है, यहां रहना बेहद खतरनाक है, कृपया सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। कीव, खार्कीव और माइकोलाइव पर भी हमले। कीव में 3 नागरिक घायल हुए हैं, खार्कीव में 2 लोग जख्मी हुए, वहीं माइकोलाइव क्षेत्र में बंदरगाहों को नुकसान पहुंचा है। पोल्टावा शहर में 3 जुलाई को हुए हमले में घायल हुई एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिससे मरने वालों की संख्या 3 हो गई। रूस का दावा, 2 गांवों पर कब्जा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि डोनेट्स्क क्षेत्र के पिडुबने गांव और खार्कीव क्षेत्र के सोबोलिवका गांव पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का जवाबी हमला। रूस में हलचल। यूक्रेन ने भी रूस पर ड्रोन हमले किए। बेलगोरोड में 2 नागरिक घायल हुए। राजधानी मॉस्को समेत कई शहरों के हवाई अड्डों पर उड़ानें बाधित हुईं। रूस की एविएशन एजेंसी रोसावियात्सिया के अनुसार रविवार को मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और निजनी नोगोरोड में कुल 287 उड़ानें रद्द या रोकी गईं। रूस ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में 120 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए और रविवार दोपहर 2 बजे तक 39 और ड्रोन गिराए गए। मॉस्को के मेयर सेर्गेई सोबियानिन ने कहा कि 6 यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे, जिन्हें गिरा दिया गया। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को जाने वाली हथियारों की आपूर्ति पर अस्थायी रोक लगाई थी, जिससे यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों में भारी नाराजगी देखी गई थी। लेकिन अब ट्रंप ने खुद सामने आकर ऐलान किया है कि यूक्रेन को जल्द ही नई हथियारों की खेप भेजी जाएगी। ये ऐलान वॉशिंगटन डीसी में उस समय हुआ जब ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डिनर से पहले पत्रकारों से बात कर रहे थे। ट्रंप का बयान, नई खेप में ज्यादातर हथियार रक्षात्मक होंगे, मतलब ये हथियार यूक्रेन को हमले करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए दिए जाएंगे।
इसका क्या मतलब है? अमेरिका फिर से यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा है। रूस को एक कड़ा संदेश भी जा सकता है कि पश्चिम अभी पीछे नहीं हटा है। वहीं यूक्रेन के लिए यह राहत की खबर है, जो रूस के बढ़ते हमलों का सामना कर रहा है। वॉशिंगटन से बड़ी खबर। अमेरिका ने हयात तहरीर अल-शाम HTS को विदेशी आतंकी संगठन FTO की सूची से हटाने का ऐलान किया है। यह फैसला मंगलवार से लागू होगा। HTS, जो पहले अल-कायदा से जुड़ा हुआ एक कट्टरपंथी समूह माना जाता था, सीरिया के इदलिब क्षेत्र में सक्रिय है। लेकिन अब जब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का पतन हो चुका है 2024 के अंत में, तो अमेरिका अपनी नीति को बदल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई रणनीति। ट्रंप प्रशासन अब सीरिया के पुनर्निर्माण और स्थिरता बहाल करने की दिशा में काम करना चाहता है। इसी कड़ी में HTS को आतंकी सूची से हटाना अमेरिका की नई सीरिया नीति का हिस्सा है, जहां वॉशिंगटन युद्ध के बाद के सीरिया में फिर से सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। क्या बदलेगा इससे? HTS को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब राहत मिल सकती है। अमेरिका शायद सीरिया के भीतर कुछ समूहों से संवाद बढ़ाए। यह फैसला ईरान, रूस और असद समर्थकों को खटक सकता है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू किया तो वो सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। एक्सियोस रिपोर्ट। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है, हम ईरान को शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए संवर्धित यूरेनियम देने को तैयार हैं। मध्य पूर्व में हालात हर दिन और उलझते जा रहे हैं। नैरोबी, कीनिया की राजधानी, सोमवार को हिंसक विरोध प्रदर्शनों का गवाह बनी। पुलिस फायरिंग में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 567 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ये प्रदर्शन 7 जुलाई 1990 के ऐतिहासिक सभा आंदोलन की 35वीं वर्षगांठ पर हुए। लोगों की मांग थी कि सरकार लोकतंत्र और आर्थिक सुधारों की दिशा में ठोस और साफ कदम उठाए। अगर खबरें पसंद आ रही हों तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।